नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा पाठ चल रहा है रक्त और हमारा शरीर। और इस पाठ में हम बहुत सारी चीजें अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल जाते, एक जो छोटी बच्ची है वो थोड़ा सा दुबली पतली दिखाई देती है, शरीर से थोड़ा सा कमजोर है और आजकल उसको थोड़ा सा थकान की जो समस्या है या और भूख न लगने की समस्या उसको आ रही है। और किस तरह से फिर उसको जो अनिल उसका भाई है वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर डॉक्टर बताता है कि उसमें खून की कमी यानी कि उसको एनीमिया नामक रोग जो है हो गया है। लेकिन आपको इसके लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ दवाइयां खाकर ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने अपनी बात तो बता दी, लेकिन इस बार जो इस कहानी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु स्वभाव का है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्लड है, खून जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। बहुत सारी विशेषताएं, यानी कि एक तरीके से हम इसी से जीवित रहते हैं। बहुत सारे काम ये हमारे शरीर में करता है। तो इन्हीं सब चीजों को इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि वो अपनी जिज्ञासाओं को के माध्यम से किस तरह के प्रश्न डॉक्टर दीदी से करता है और किस तरह वो उनके प्रश्नों के उत्तर देती हैं। और ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। जैसे कि पहले भी बताया मैंने आप लोग को कि ये पाठ जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। तो आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि अनिल जो है वो अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद उसकी जो बहन है उसका ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि उसको खून की कमी यानी कि एनीमिया नामक जो है रोग हो गया है। और फिर डॉक्टर दीदी उसको बताती है कि आप कल आकर रिपोर्ट ले जाना। और जब जो अनिल है वो रिपोर्ट लेने आता है तो फिर वो डॉक्टर दीदी से अलग अलग तरह के सवाल पूछता है। तो सबसे पहले जब दीदी ने ये बताया कि चिंता की कुछ बात नहीं है, कुछ दिन आप दवा लेंगे तो ये आपका जो आपकी जो ये बीमारी है यानी कि आपकी बहन की जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर अनिल को फिर थोड़ा सा जिज्ञासा हुई। उसने दीदी से कहा कि एक सवाल पूछूं दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। जब अनिल ने कहा कि दीदी एक सवाल आपसे पूछूं तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, पूछो। फिर उसने कहा पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, यानी कि एनीमिया क्या होता है। देखिए कि डॉक्टर दीदी ने उसे कहा कि यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, क्योंकि एनीमिया खून की कमी के बारे में यहाँ पे बताया है। तो खून की कमी के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले खून के बारे में, रक्त के बारे में, रक्त के घटकों के बारे में जानना होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखो, देखने में रक्त लाल रंग के द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। और सूक्ष्मदर्शी मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं, जो दीदी देख रही हैं नीचे आपको स्लाइड्स पड़ी हुई दिखाई दे रही है। और फिर यहाँ पर कुछ ट्यूब्स भी रखी हुई हैं जिनमें कुछ अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं और कुछ बॉटल्स भी रखी हुई हैं जिनमें, और जो ट्यूब्स है उसमें आपके अलग अलग जो टेस्टिंग के लिए आया हुआ ब्लड है वो रखा हुआ है, और बॉटल्स हैं उनमें कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं। और दीदी स्लाइड्स को देख रही है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दीदी ने स्लाइड लगाई हुई है, नीचे एक मिरर लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ पर लगा हुआ है। तो अलग अलग तरीके से मिरर को एडजस्ट करके उसको देखा जाता है स्लाइड को। ठीक है, तो यहाँ पर दीदी ने बताया कि देखने में तो रक्त हमें लाल रंग के द्रव के समान दिखाई देता है। जब हम ब्लड को ऐसे ही देखते हैं, अचानक जब हमारा हाथ कट जाता है तो उसमें से लाल रंग का जो द्रव है, यानी कि लाल रंग का पानी के जैसा बूंदे गिरने लगती है। लेकिन अगर इसे सूक्ष्मदर्शी से देखें, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोप से हम किन चीजों को देखते हैं, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि जिनको हम सूक्ष्म चीजों को, जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, यानी कि खाली अगर हम अपनी आंखों से उन्हें देखने का प्रयास करें तो वो सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देती, उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होता है। तो दीदी ने कहा कि ये अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यानी कि भानुमति के पिटारा, यानी कि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत विशेषताओं से ये भरा हुआ है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। अगर केवल रक्त के भागों के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सारी जानकारी आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने से छोटे बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है और ब्लड के बारे में है, अपने शरीर के बारे में है, खून के बारे में है। पूरा चैप्टर ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रक्त के 2 भागों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसको हम नॉर्मली लाल रंग का द्रव समझ लेते हैं। तो कौन कौन से 2 भाग? एक वह तरल है, जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कण होते हैं, कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भाग रक्त के बताए। सबसे पहला कौन सा? एक तो तरल भाग, यानी कि लिक्विड, जिससे कि वो तरल अवस्था में है, लिक्विड पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लिक्विड पार्ट को, जो द्रव का, रक्त का लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग जिसमें कई तरह के बड़े छोटे कण होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ सफेद रंग के होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका कोई भी रंग नहीं होता। ये 3 अलग चीजों को हम बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स कहते हैं। और ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी कि ये जो कण होते हैं ये उस द्रव में तैरते रहते हैं, उस तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं। और यह कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उससे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अब दीदी ने, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दीदी स्लाइड देख रही हैं, स्लाइड चेक कर रही हैं, तो दीदी ने एक स्लाइड उठाई और माइक्रोस्कोप पर रखी और फिर अनिल को बुलाकर कहा कि देखो अनिल, यहाँ पर जो तुम्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा इस तरल पदार्थ में जो कण दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण, और इस प्रकार आप इन लाल रक्त कणों को देख सकते हैं। देखिए, इस तरह का ये माइक्रोस्कोप में देखने को मिला, किसे? अनिल को। तो ये थे लाल रक्त कण जो कि उस माइक्रोस्कोप में, उस स्लाइड में अनिल को दिखाई दिए। स्लाइड को देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह रेड ब्लड सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर रुधिर में, प्लाज्मा में तैरते हुए
लाल रंग के रक्त कण कुछ इस प्रकार से दिखाई दिए अनिल को जब उसने स्लाइड में देखा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो जो द्रव है, देखिए अगर ज्यादा कण हो तो उससे क्या बनेगा, वो सब पास पास होंगे और फिर एक ठोस पदार्थ बनेगा। ठोस पदार्थ जो जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं, जो स्वयं से बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये तो द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है, फिर एक बूंद और उसके बाद ये है सिर्फ केवल और केवल एक बूंद। तो आप इस एक बूंद में इतने सारे कणों की कल्पना कैसे कर सकते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। आप हलवाई की दुकान में जाएंगे तो इस तरह की ऑरेंज कलर की बालूशाही बिल्कुल इसी तरह गोल गोल आपको वहां पर रखी हुई दिखाई देती है। तो अनिल, क्योंकि वो भी ज्यादा एज का बच्चा नहीं है, ज्यादा उम्र का नहीं है, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह का अनुमान लगा रहा है समझने के लिए कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी, दीदी बोली, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से किनारा उठा हुआ है, बीच में थोड़ा सा गहरा है। ठीक है, अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की केवल जो एक बूंद होती है उसमें भी इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम एक मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें एक मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीलीटर कण यानी कि 1 ml 2 ml। आप दवाई जब पीते हैं, आपने दवाई का छोटा सा जो बाहर का ढक्कन होता है, उसमें जब आप दवाई पीते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मार्क लगे हुए होते हैं, 2 ml 5 ml 7 ml 10 ml। तो केवल और केवल अगर आप 1 ml की बात करें तो सोचिए 1 ml कितना कम होता है, आप उस ढक्कन में माप सकते हैं। तो 1 ml रक्त ले और उसमें भी हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल नजर आता है। तो आप समझ गए हैं कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रेड ब्लड सेल्स के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। लाल रुधिराणुओं के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, जो लाल रंग के कण रक्त में पाए जाते हैं, इसी के कारण ही रक्त हमें लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं। सोचो 1 मिलीलीटर जो रक्त है उसमें ही हमें 40 से 55 लाख कण अगर मिलेंगे तो होगा ही ऑब्वियसली रक्त का रंग पूरा लाल। तो ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए लाल रक्त कणों का क्या काम है, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है हमारे शरीर में। देखिए यहाँ पर हमें हमारे शरीर में रुधिर की महत्ता यानी कि ब्लड की महत्ता, खून के महत्व के बारे में पता चलता है कि जो उसमें पाए जाने वाले जो लाल रक्त कण हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है, वो जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन फ्रेश एयर है, शुद्ध वायु है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर की जो गंदी जो गैसें हैं वो बाहर
गंदी हवा जो है वो बाहर निकलती है। तो सांस लेने पर जब हम साफ हवा यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन यही रेड ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। ठीक है, हमारे शरीर के में ऑक्सीजन का संचरण, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम रेड ब्लड सेल्स ही करती है, लाल रक्त कणिकाएं ही करती है। ठीक है, और इनका जीवन काल, अब जीवन काल से यहाँ पर अर्थ है कि देखिए जो चीज बनती है वो समाप्त जरूर होती है, तो जीवन काल उसके बीच का समय है कि जब वो बनी और जब वो समाप्त हुई। तो इन दोनों के बीच का समय यानी कि इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 महीने यानी कि 120 दिन का होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए कि लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन यानी कि 4 महीने होता है। और 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। देखिए 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि अगर रुधिर कणिकाएं नष्ट हो गई तो फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगली अगली पंक्ति पढ़ते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन कभी भी एक साथ ये समाप्त नहीं होती है। जैसे आज ये बनी तो जब तक इसको 120 दिन होंगे ये समाप्त होगी, तब तक यहाँ हजारों की संख्या में लाल रुधिर कणिकाएं बन जाएंगी। और इसी तरह जब तक इसकी समाप्ति का दिन आएगा उसके बाद ये चलेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद। तो इस तरह ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू चलती रहती है। कुछ समाप्त होती है, कुछ नई बनती है, कुछ समाप्त होती है, कुछ नई बनती है, कुछ अपना कार्य उस समय पर कर रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल रेड ब्लड सेल्स हैं, वो लगभग उनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 महीने का होता है। लेकिन ये कभी भी और उसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कभी भी ये एक साथ नहीं होती, नष्ट नहीं होती, धीरे धीरे होती है। कुछ आज होती है, कुछ कल होती है, कल कुछ उसके अगले दिन होती है। तब तो अभी क्योंकि जो अनिल है वो भी आपकी तरह ही बच्चा है, तो उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो वो कह रहा है कि अगर फिर भी ऐसा भी है कि कुछ आज खत्म हो रही है, कुछ कल खत्म हो रही है, कुछ परसों खत्म हो रही है, कुछ तरसों खत्म हो रही, तो एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि जब ये सारी खत्म हो जाएंगी। तो वो कहता है कि तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। फिर यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, और ये बात सुनकर डॉक्टर दीदी थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो कि नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कण जो है वो अगर आज समाप्त हो रहा है तो आज कई और कण भी बन रहे हैं। ठीक है, अगर कल ये कण समाप्त हो रहा है तो कल भी कई और कण बन रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है बनने की और समाप्त होने की, ये लगातार चलती रहती है, रोज चलती रहती है। तो क्या हुआ कि जो नष्ट कण होंगे उनका स्थान फिर ये जो नए बने हुए कण हैं ये ले लेते हैं। हड्डियों के बीच का भाग, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। देखिए रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, हमने इस चैप्टर में, हमने इस पाठ में विज्ञान से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले हम रुधिर के भागों के बारे में जानेंगे, यानी कि ब्लड के भागों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लाल रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे, सफेद रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे, और मेन कि रुधिर का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। पेट में होता है, हाथ में होता है, सिर में होता है, कहाँ होता है। रुधिर का निर्माण
यहाँ पर देखिए कितना बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। हड्डियों के बीच का भाग मज्जा, जहां पर ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर एक रक्त मज्जा करके एक जो स्थान होता है, वहां पर रुधिर कणों का निर्माण होता है। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा यानी कि हड्डियों के बीच के भाग में होता है। ठीक है, तो इस तरह वो वहां पर हर समय किसमें लगे रहते हैं। देखिए यहाँ पर कारखाना शब्द का प्रयोग किया गया है। कारखाना शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो आप जब कारखाने में कोई सामान बन रहा है, अगर कारखाने में कपड़े बन रहे हैं, अगर कारखाने में जूते बन रहे हैं, अगर कारखाने में दवाइयां बन रही हैं, अगर कारखाने में कॉस्मेटिक्स बन रहा है, अगर कारखाने में जो ऑटोमोबाइल से संबंधित चीजें बन रही हैं, तो उनको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है। देखिए अगर कपड़े बन रहे हैं तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, कुछ कच्चा माल तो चाहिए होगा ना, कुछ मटेरियल जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। अगर सपोज करो कि गुड़ बनाना है, तो गुड़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए होता है ना, कच्चा माल। तो उसके लिए हम गन्ने का रस जो है, सबसे पहले हम खेतों में गन्ना उगाते हैं, उसके बाद हम गन्ने की कटाई करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हम फैक्ट्रियों में लेकर जाते हैं, कारखानों में, तो वहां पर उसका रस निकाला जाता है और फिर उसको पकाकर और बहुत सारे तरीकों से गुड़ बनाया जाता है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी चलती है रक्त निर्माण हेतु, रक्त निर्माण के लिए। तो कारखाने शब्द का प्रयोग इसीलिए यहाँ पर किया है ताकि आप समझें कि किस तरह हमारे शरीर में रॉ मटेरियल से रक्त का निर्माण होता है। अब ये रॉ मटेरियल्स क्या है, अब ये कच्चा माल क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर बताया कि कार्य में ये जो कारखाने होते हैं ये यहाँ पर रुधिर निर्माण में लगे रहते हैं और इनके लिए कारखानों को, यानी कि जो कारखाने हैं जहां पर ब्लड बनाया जाता है, उनको प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि इसको कच्चे माल रूपी प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, ये दीदी पूछ रही है कि ये सारे पौष्टिक आहार तुम लेते हो कि जिसमें प्रोटीन्स हो, लौह तत्व हो यानी कि खनिज लवण हो, विटामिन हो और भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीजें। देखिए कौन कौन से होते हैं, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो बच्चों हमने आज जो पाठ पढ़ा इसमें हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें पढ़ी हैं कि किस तरह रुधिर का जो एक तंत्र है, यानी कि रुधिर के जो भाग हैं उनके बारे में हमने जाना और रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है ये हमने जाना। अब हम इसके आगे का जो हमारा सेशन है उसमें भी हम इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे, इसी पाठ को पढ़ेंगे और इसके आगे का जो सेशन है उसमें ये पाठ और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और भी बहुत सारी चीजें हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलने वाली है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इस पाठ को आप घर में एक बार रिवाइज कीजिए और ये सारी चीजें आप अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनसे और भी सारी बातें आप पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।